नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 15 पीवाईक्यूज कराएंगे जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और 2026 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं जैसे स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस, कौन सा भी एग्जाम जिसके अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये समझ लीजिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो से आपका फ्यूचर डिसाइड हो सकता है, इसलिए सर वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो करती कंप्लीट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपने 15 पीआईक्यूज में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पढ़ते हैं जो कि एमपीपीसीएस प्री 2020 के अंदर आ चुका है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास 4 पेयर है, आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। पहला नेशनल पार्क है अंसी नेशनल पार्क कर्नाटका, दूसरा है बालफक्रम नेशनल पार्क मेघालय, एंड थर्ड चंदौली नेशनल पार्क गुजरात, और चौथा हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। ठीक है सर, तो आपको बताना है कौन सा नेशनल पार्क करेक्टली मैच नहीं किया गया इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चंदौली नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा, चंदौली नेशनल पार्क गुजरात में नहीं बल्कि कहां मिलता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर चंदौली नेशनल पार्क है। गुजरात में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। क्या है? गुजरात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और काफी बार पूछा गया है कि गिर नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है। ध्यान रखना, गुजरात में, और चंदौली महाराष्ट्र में, अंशी कर्नाटका, बालफक्रम मेघालय और हेमिस लद्दाख। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ो, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एसिड रेन, ठीक है, अम्लीय वर्षा एनवायरनमेंट के किस पॉल्यूशन के कारण होती है? अम्लीय वर्षा होने का मेन कारण कौन से है? ठीक है, मेन एसिड कौन सा होता है? तो ऑप्शंस आपके पास, पहला कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, एंड सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड चौथा न्यूट्रियस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, एसिड रेन में कौन से एसिड्स मिलते हैं या किस पॉल्यूशन के कारण एसिड रेन होती है, वो है न्यूट्रियस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एक बात बताइए कि एसिड रेन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखना, यह है रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा एसिड रेन का कंसेप्ट को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, इसको करते हैं क्लीन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन ढूंढने में कम से कम 20-30 मिनट लग जाती है एक क्वेश्चन को ढूंढने में, क्योंकि मुझे आपको सिलेक्शन दिलवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए, चाहे मुझे कितना भी टाइम करना पड़े, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास पफ बॉल्स, बी एल्गी, सी लाइकन्स, एंड डी मॉस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकन्स। तो ध्यान रखिएगा, जो लाइकन्स है वो एयर पॉल्यूशन का क्या है? इंडिकेटर है। एयर पॉल्यूशन जैसे होगा उस जगह पर जहां पर लाइकन्स रहते हैं वो इंडिकेट कर देगा। ठीक है, अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट है लाइकन से रिलेटेड। लाइकन क्या है? लाइकन एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, या सिंपल सी भाषा में ये बोला जाए कि लाइकन एक ग्रुप है किसका? 2 ऑर्गेनिजम्स का, जिसका नाम है एल्गी एंड फंगस का। एल्गी और फंगस का ग्रुप है लाइकन। ठीक है सर, आपने लिटमस पेपर पढ़ा है? लिटमस पेपर क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि जो सोल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए, पता लगाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जो लिटमस है वो भी कहां से निकाला जाता है? वो भी लाइकन से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं क्लीन।
अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। विच पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉक-नी सिंड्रोम। ठीक है, किस पॉल्यूशन को अगर हमने ज्यादा कंज्यूम कर लिया, मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर वो ज्यादा चले गया, तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है नॉक-नी सिंड्रोम। वो किसके कारण होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, पहला फ्लोराइड, दूसरा मरकरी, तीसरा है आर्सेनिक और चौथा है कैडमियम। काफी बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? नॉक-नी सिंड्रोम, फ्लोराइड। ठीक है सर, तो फ्लोराइड जैसे आपने कंज्यूम किया, मतलब फ्लोराइड किसी भी तरीके से, खुद तो कंज्यूम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन फ्लोराइड को अगर हमने बॉडी के अंदर चले गया किसी भी तरीके से, बाय थ्रू वाटर, एयर या फिर फूड से, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर एक बीमारी होती है, फ्लोरोसिस कहते हैं, फ्लोरोसिस। और ये फ्लोरोसिस दो तरह की होती है, एक होती है डेंटल फ्लोरोसिस, एक होती है डेंटल फ्लोरोसिस, एक होती है स्केलेटन फ्लोरोसिस। ठीक है सर, स्केलेटन फ्लोरोसिस होती है, स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन फ्लोरोसिस होती है, वही डेंटल फ्लोरोसिस होती है। और डेंटल फ्लोरोसिस के अंदर, सॉरी, स्केलेटन फ्लोरोसिस के अंदर नॉक-नी सिंड्रोम आता है। तो ध्यान रखना, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, जो फ्लोरोसिस होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है डेंटल फ्लोरोसिस, एक होती है स्केलेटल फ्लोरोसिस। अब स्केलेटल फ्लोरोसिस में नॉक-नी सिंड्रोम, जो आपके घुटने हैं वो एकदम नॉक हो जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं, हड्डियों के अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी एक तरीके से। अब देखिए, मरकरी से एक बीमारी होती है और काफी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मरकरी से मीना-माटा डिसीज, मीना-माटा डिसीज। हर 1-2 साल बाद क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि मीना-माटा पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है, सॉरी, मीना-माटा डिसीज किस पॉल्यूशन के द्वारा होता है, तो है मरकरी। ठीक है, कैडमियम इटाई डिसीज, इटाई डिसीज। ठीक है, तो इटाई डिसीज किस पॉल्यूशन के कारण होती है, किस पॉल्यूटेंट के कारण होती है, कैडमियम। तीसरा है आर्सेनिक की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है ब्लैक फुट डिसीज। एक और है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कंजप्शन से होती है, तो ध्यान रखना, इसका नाम है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इनहेलेशन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। इसमें जो शरीर होता है, मेनली जो बेबीज को होती है, जो शरीर होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब शरीर का कलर ब्लू हो जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। द गैसेस मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग आर। तो कौन सी गैसेस हैं जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ऑप्शन है आपके पास 4। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दूसरा है अमोनिया एंड ब्यूटेन, तीसरा है रेडन एंड नाइट्रोजन और चौथा है ओजोन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है सर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लीन करते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफी एग्जाम से पूछा गया है, पढ़िए। Which one of the following gases is responsible for the decrement in the ozone layer? ठीक है, कौन सी गैसेस है, सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो कौन सी गैसेस है जिसके कारण ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है, ओजोन लेयर क्या हो रही है, तबाह हो रही है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला न्यूट्रियस ऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, पहले मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। जब भी आपके दिमाग में ओजोन लेयर आए, ओजोन लेयर, तो आपको 3-4 चीजें हमेशा याद रखनी है। कौन सी 3-4 चीजें हैं? पहला, कुछ कन्वेंशंस हुए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हुए हैं। ये जो प्रोटोकॉल्स है, कन्वेंशन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओजोन लेयर जैसे पूछा जाए ओजोन लेयर, तो आपके दिमाग में 3 चीजें याद होनी चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। पहला, वेना कन्वेंशन। कौन सा? वेना
वेना कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, वेना कन्वेंशन मेन कारण क्या था, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा 1985 में। तो 1985 में वेना कन्वेंशन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। सेकंड, पहला वेना कन्वेंशन एंड सेकंड इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है, कब साइन हुआ है, तो 1987 में। तो 1985 में वेना कन्वेंशन, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और थर्ड किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट, ठीक है सर। तो किगाली एग्रीमेंट कब हुआ है, 2016 में। ये सारे के सारे कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओजोन लेयर, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, वेना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट। एक और क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोग जानते हो एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स होती हैं, तो उस लेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, आप बोलोगे सर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है सर, इसको करते हैं क्लीन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। वेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है। तो ऑप्शन आपके पास 4, पहला नागपुर, दूसरा मैसूर, तीसरा है देहरादून और चौथा है एर्नाकुलम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है सर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैडी फील्ड एंड इज इन्वॉल्व इन द ग्लोबल वार्मिंग। तो सिंपल सी भाषा में कौन सी गैस है जो कि पैडी फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो पहला है क्लोराइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका सही आंसर है सर, ध्यान रखना, मीथेन। मीथेन गैस पैडी फील्ड से निकलती है, या दूसरा बोल सकते हो काउ डंग से। ठीक है, काउ डंग से मीथेन गैस निकलती है, प्रोड्यूस होती है, और पैडी फील्ड से प्रोड्यूस होती है मीथेन गैस, और मीथेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, क्लीन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। द रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, सिंपल सी भाषा में, पहला बायोफ्यूल, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा वेटलैंड और चौथा है ड्राईलैंड्स। तो ध्यान रखना, रामसर कन्वेंशन किससे है, रामसर कन्वेंशन, तो ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड से। तो सबसे पहले ये बताओ रामसर कन्वेंशन कब आया था। ठीक है, तो ये आया आपका 2 फरवरी 1971, कहां पर, ईरान में। ठीक है, तो 2 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि वेटलैंड डे कब मनाया गया। वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वेटलैंड डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय पे, मतलब कब, 2 फरवरी, उस समय मतलब 2 फरवरी 1971 में ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। इकोसिस्टम का जो टर्म है, जो शब्द है, वो किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन ए, जी टेलर, बी, ई हार्टिंगटन, सी, डी आर स्टोडार्ट एंड डी ट्रांसले। तो इसका सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसले के द्वारा इकोसिस्टम का जो शब्द है वो दिया गया है। ठीक है, क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 11, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया आर द। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इंडिया के अंदर कौन से ऑप्शंस में से कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नीचे दे रखे हैं कोड, आप बताना है। ठीक है, तो कोड बताना। तो पहला है ईस्टर्न घाट, दूसरा है वेस्टर्न घाट, तीसरा है ईस्टर्न हिमालय
और चौथा है वेस्टर्न इंडिया। तो आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं। इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या, फैक्ट्स बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे सर नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। नॉर्मन मेयर्स के द्वारा इस कंसेप्ट को दिया गया है। टोटल कितने हैं? टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? तो कितने हैं? 36। ठीक है, नॉर्मन मेयर्स के द्वारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट दिया गया है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और 36 में से 4 जो है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। इंडिया में कितने हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? आप बोलोगे सर 4 के मैं पूरे नाम बता रहा हूं। पहला वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, दूसरा ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, तीसरा सुंदरलैंड और चौथा है आपका इंडो बर्मा बॉर्डर। बॉर्डर बोल लो, रीजन बोल लो, रीजन दे देते हैं। ठीक है, इस सुंदरलैंड में हमारा निकोबार आइलैंड है। कौन सा है? निकोबार आइलैंड। तो ध्यान रखना, इंडिया के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का नाम क्या है? पहला ईस्टर्न घाट, दूसरा वेस्टर्न घाट, दूसरा ईस्टर्न हिमालय, तीसरा सुंदरलैंड और चौथा है इंडो बर्मा रीजन्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पढ़िए। ईस्टर्न घाट, आप बोलोगे नहीं ईस्टर्न घाट नहीं, कौन सा है? वेस्टर्न घाट है। दूसरा वेस्टर्न घाट, आप बोलोगे यस वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। तीसरा ईस्टर्न हिमालय, और यस तीसरा है ईस्टर्न हिमालय है। वेस्टर्न इंडिया नहीं, वेस्टर्न इंडिया नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये है हमारा प्यारा सा भारत। कहां पर है? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहां है? तो मैं बताता हूँ, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शंस बताइए। 2 and 3rd, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लीन करते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वाज पोस्टुलेटेड बाय। तो सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेप्ट जो है, ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन ए सीसी पार्क, दूसरा JNN जेफर्स, तीसरा जोसेफ फूरियर और चौथा है एल जॉबलर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जोसेफ फूरियर्स के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जोसेफ फूरियर्स के द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेप्ट दिया गया है। इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से पिरामिड्स। ठीक है, पिरामिड्स पढ़े ना एनवायरमेंट के अंदर, ट्रॉपिकल लेवल 1, ट्रॉपिकल लेवल 2, ट्रॉपिकल लेवल 3। सबसे नीचे में क्या होता है? प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्ट में क्या आता है? टर्सरी कंज्यूमर्स। तो जैसे ही मतलब जैसे ही ट्रॉपिकल लेवल 1 से ट्रॉपिकल लेवल 2 में एनर्जी ट्रांसफर होती है, 2 से 3rd में ट्रांसफर होती है और 3rd से 4th में ट्रांसफर होती है, तो उसको जो एनर्जी है वो क्या होती है? एनर्जी है वो क्या होती है? क्वेश्चन में पूछा है। पहला इंक्रीज होगी, दूसरा डिक्रीज होगी, तीसरी रिमेन्स कांस्टेंट या चौथी में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो ध्यान रखना ट्रॉपिकल लेवल में जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होगी तो हमेशा एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर आप लोगों ने 10% रूल पढ़ा हो, 10% रूल पढ़ा हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा माना जाता है? पहला
डेजर्ट, दूसरा माउंटेन, तीसरा ओशियन और चौथा है फॉरेस्ट। तो ध्यान रखना ओशियन सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पढ़ो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी इज फाउंड। 4 फॉरेस्ट दे रखे हैं तो आपको बताना है सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट प्लांट डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, मतलब किस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा प्लांट की वैरायटीज मिलती है। ठीक है, तो पहला है आपके पास ट्रॉपिकल मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, बी सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, सी टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड चौथा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है सर, तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो पसंद आए हो, और मैं दुआ करूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको मेरा सेशन कैसा लगे, मेरी जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो कैसा लगा, और कुछ फीडबैक देना चाहते हो रिलेटेड टू एनीथिंग, जैसे कि क्वेश्चन अच्छे नहीं है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल सही नहीं है, मतलब कौन सा फीडबैक जिससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे फीडबैक दीजिएगा प्लीज़। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। अभी के लिए चलते हैं, नमस्कार।